संस्कृति, भगवान राम को प्रेम करने वाले, भगवान राम की पूजा करने वालों की संख्या बढ़ तो रही है, लेकिन इन टोटलिटी अगर देखें तो भगवान राम के पूजा करने वालों का प्रतिशत गिर रहा है। और ये जो भगवान राम की पूजा करने वालों का प्रतिशत गिर रहा है, उसका 3 कारण है। एक है घुसपैठ, एक है धर्मांतरण, और तीसरा है जनसंख्या विस्फोट। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी के 5 से ज्यादा बच्चे होंगे। है कि कोई 5 से ऊपर है? कोई 5 से ऊपर? मैं आपको दिल्ली में 1000 परिवार दिखा सकता हूं 15 से ऊपर वाले। मैं आपको गाजियाबाद में 1000 परिवार दिखा सकता हूं 15 से ऊपर वाले। और ये मैंने प्रत्यक्ष, क्योंकि मैं PIL फाइल करता हूं तो पहले मैं ग्राउंड पे जाके रियलिटी समझता हूं, केवल हवाई नहीं करता। भारत का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां बहुत तेजी के साथ जनसंख्या विस्फोट नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं शिक्षा से जनसंख्या नियंत्रण होता है, तो केरल में 15 से 20 कैसे हो रहे? केरल तो सबसे शिक्षित राज्य है। और कहते नहीं, अगर आप सही जगह पे आप अगर उंगली रख दीजिए, लोग काटने दौड़ते हैं। जब मैंने धर्मांतरण खिलाफ PIL फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, तो मेरी PIL को डिसमिस कराने के लिए 10 और याचिकाएं फाइल हुई। और उन 10 याचिकाओं में भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री अपीयर होते कि हमारी PIL डिसमिस करा दिया जाए। धर्मांतरण हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। और तीसरा है घुसपैठ। जब मैंने 2017 में PIL फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, उस समय एफिडेविट पे आंकड़े देके बताया था कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। अब तो 2024 आ चुका है, इनकी संख्या लगभग 5.5 करोड़ के आसपास हो चुकी है। ये बहुत बड़ा खतरा है। 5.5 करोड़ घुसपैठिए का मतलब ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है, यानी लगभग 2.5 ऑस्ट्रेलिया। 5.5 करोड़ घुसपैठिए का मतलब सवाई कनाडा, क्योंकि कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है। 5 करोड़ घुसपैठिए, तो 5 करोड़ तो कई देशों की जनसंख्या नहीं है जितने भारत में घुसपैठिए रहते हैं। और आपका दिल्ली भी इन घुसपैठियों से अछूता नहीं है। आप मजनू का टीला चले जाइए, आप नरेला चले जाइए, आप बवाना चले जाइए, महिपालपुर रंगपुरी पहाड़ी चले जाइए। दिल्ली की जितनी पहाड़ियां हैं, जितने गांव हैं, आप मदनपुर जमुना जी का किनारा देख लीजिए, पूरी तरीके से भर चुके हैं। एकता अखंडता तो तभी मजबूत होगी सबके बच्चों की किताबें एक होगी। अगर किसी स्कूल में नफरत सिखाई जा रही हो, किसी स्कूल में सिखाया जा रहा हो कि न राम पूजा के लायक, न कृष्ण पूजा के लायक, न महावीर पूजा के लायक, न गौतम बुद्ध पूजा के लायक, न भगवान शंकर पूजा के लायक, न भगवान विष्णु पूजा के लायक, तो आपस में भाईचारा बन सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। तो क्या उन स्कूलों को भारत में चलाने की अनुमति मिलनी चाहिए? नहीं। जो स्कूल भारत को नहीं मानते, भारत की संस्कृति को नहीं मानते, भारत की परंपरा को नहीं मानते, भारत के रीति रिवाज को नहीं मानते, उन स्कूलों में ताला बंद करना जरूरी है। और ताला बंद करने के लिए आर्टिकल 21A को बदलना पड़ेगा। 29 बदलने के लिए 2/3 लोकसभा, 2/3 राज्यसभा। तो अब की बार मेरे साथ जोर से बोलिए, गुलामी का नाम मिटाने के लिए, बोलिए अब की बार 400 पार। गुलामी का नाम मिटाने के लिए, गुलामी का निशान मिटाने के लिए, गुलामी की कुरीतियां बदलने के लिए, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करने के लिए, समान शिक्षा लागू करने के लिए, समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए, घुसपैठ नियंत्रण कानून के लिए, धर्मांतरण नियंत्रण कानून के लिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, तो आप सबसे आग्रह है अब की बार 400 पार करिए, लेकिन किसी के पार्टी बनाने के लिए नहीं, बल्कि संविधान में संशोधन करवाने के लिए। आप सब लोगों ने इतनी देर भगवान राम के बारे में देखा। अब राम मंदिर भी बन गया है, तो इसके आगे क्या? क्योंकि मंदिर तो बन गया, अब मंदिर के आगे क्या? दूसरा, जो शक्तियां पहले थी, राम विरोधी जो शक्तियां पहले थी,
वो खत्म हो गई क्या? जोर से बोलिए जरा। जो लोग राम को भगवान नहीं मानते, उनकी संख्या बढ़ रही है, घट रही है? दिल्ली में बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। तो कुछ दिन के बाद नारा लगेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी, जोर से बोलिए, उसकी उतनी हिस्सेदारी। चलिए वो विषय में बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं पूरे एकल अभियान परिवार को, एकल विद्यालय में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी भामाशाह को, हमारे आदिवासी जनजाति दूर दूर तक सुदूर क्षेत्रों में जहां सरकार नहीं है वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों को, सबको मैं प्रणाम करता हूं, सबको अपना स्नेह भेंट करता हूं। सरकार तो एक स्कीम चलाती है शिक्षा मित्र का, शिक्षा मित्र। मैं सोच रहा था ये एकल के जो अध्यापक है ये शिक्षा मित्र है या कुछ और है? तब मुझे समझ में आया, एकल विद्यालय के अध्यापक केवल शिक्षा मित्र नहीं है, ये संस्कार मित्र भी है, ये संचार मित्र भी है, ये भारतीय मित्र भी है, ये सरकार मित्र भी है, ये सनातन मित्र भी है, और शिक्षा मित्र तो है ही है। तो कायदे से सरकार जहां नहीं पहुंच रही है वहां भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की रीति रिवाज, भारत का ज्ञान विज्ञान, भारत का दर्शन, भारत के त्योहार को अगर कोई पहुंचा रहा है तो वो एकल विद्यालय पहुंचा रहा है। इसके लिए मैं एकल विद्यालय के सभी सदस्यों को, एकल परिवार के सभी युवाओं को, एकल परिवार के सभी भामाशाह को, एकल परिवार में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप सहयोग करने वाले सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, अपना स्नेह भेंट करता हूं। लेकिन आज आप लोग इतनी देर से बैठे हैं तो मैं आप लोगों के सामने कुछ 2-3 विषय जरूर रखना चाहूंगा। भारत की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मैंने एफिडेविट पे लिख के दिया है कि 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है और 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और यह बदलाव मात्र 75 वर्ष में आया। भारत की संस्कृति, भगवान राम को प्रेम करने वाले, भगवान राम की पूजा करने वालों की संख्या बढ़ तो रही है, लेकिन इन टोटलिटी अगर देखें तो भगवान राम के पूजा करने वालों का प्रतिशत गिर रहा है, संख्या गिर रही है। यह अच्छी बात नहीं है। और यह जो भगवान राम की पूजा करने वालों का प्रतिशत गिर रहा है, उसका 3 कारण है। एक है घुसपैठ, एक है धर्मांतरण और तीसरा है जनसंख्या विस्फोट। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी के 5 से ज्यादा बच्चे होंगे। है कि कोई 5 से ऊपर है? कोई है? कोई 5 से ऊपर? मैं आपको दिल्ली में 1000 परिवार दिखा सकता हूं 15 से ऊपर वाले। मैं आपको गाजियाबाद में 1000 परिवार दिखा सकता हूं 15 से ऊपर वाले। और ये मैंने प्रत्यक्ष, क्योंकि मैं पीआईएल फाइल करता हूं तो पहले मैं ग्राउंड पे जाके रियलिटी समझता हूं, केवल हवा हवाई नहीं करता। जब मैंने पॉपुलेशन कंट्रोल की पीआईएल फाइल किया था तो दिल्ली एनसीआर में जाके गांव में जाके समझा था, प्रधान से बात किया था, पार्षदों से बात किया था, जो नगर पंचायत के लोग हैं उनसे बात किया था, वहां के बीएलओ से बात किया था। सबसे बात करने के बाद मैंने अपनी याचिका में कहा था कि 15 से 20 बच्चे आज भी पैदा हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। यहां नहीं, यहां तो 5 से ऊपर कोई नहीं है, मैं 15 से ऊपर दिखा सकता हूं। यह हमारे लिए अच्छा नहीं है। भारत का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां बहुत तेजी के साथ जनसंख्या विस्फोट नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं शिक्षा से जनसंख्या नियंत्रण होता है, तो केरल में 15 से 20 कैसे हो रहे? केरल तो सबसे शिक्षित राज्य है, आज से नहीं बहुत पहले से है। लेकिन केरल के आप 4-5 जिले हैं, वहां जाके देखिए 15 से 20 हो रहे, आज भी हो रहे। भारत का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है। और कहते नहीं, अगर आप सही जगह पे आप अगर उंगली रख दीजिए लोग काटने दौड़ते हैं।
जब मैंने धर्मांतरण खिलाफ पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, तो मेरी पीआईएल को डिसमिस कराने के लिए 10 और याचिकाएं फाइल हुई, और उन 10 याचिकाओं में भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री अपीयर होते कि हमारी पीआईएल डिसमिस करा दिया जाए। धर्मांतरण हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। और तीसरा है घुसपैठ। जब मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, उस समय एफिडेविट पे आंकड़े देके बताया था कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। अब तो 2024 आ चुका है, इनकी संख्या लगभग 5.5 करोड़ के आसपास हो चुकी है। ये बहुत बड़ा खतरा है। 5.5 करोड़ घुसपैठिए का मतलब ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है, यानी लगभग 2.5 ऑस्ट्रेलिया। 5.5 करोड़ घुसपैठिए का मतलब सवाई कनाडा, क्योंकि कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है। 5 करोड़ घुसपैठिए, तो 5 करोड़ तो कई देशों की जनसंख्या नहीं है जितने भारत में घुसपैठिए रहते। और आपका दिल्ली भी इन घुसपैठियों से अछूता नहीं है। आप मजनू का टीला चले जाइए, आप नरेला चले जाइए, आप बवाना चले जाइए, महिपालपुर रंगपुरी पहाड़ी चले जाइए, दिल्ली की जितनी पहाड़ियां हैं, जितने गांव हैं, आप मदनपुर जमुना जी का किनारा देख लीजिए, पूरी तरीके से भर चुके हैं। ये 3 हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर हम चाहते हैं कि जो पहले हुआ वो दोहराया न जाए, तो इसका एक ही समाधान है, कठोर कानून, कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून, कठोर धर्मांतरण नियंत्रण कानून, कठोर घुसपैठ नियंत्रण कानून। इसी से हमारी डेमोग्राफी बैलेंस हो पाएगी। नहीं तो इम्बैलेंस होता जाएगा। तो याद रखिएगा, कभी संदेश खाली होगा, कभी कठुआ होगा, कभी कुछ और होगा, कभी कुछ और होगा। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, इस समय सब लोग इकट्ठा होकर जहां जैसा आप अपना संदेश पहुंचा सकते हैं, 3 कानूनों के लिए प्रयास करिए। भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए भारत के संविधान में कुछ संशोधन भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये संविधान बन रहा था 1950 में, तो संविधान निर्माताओं ने सोचा नहीं था कि फ्यूचर में कैसे कैसे खतरे आएंगे। अगर भारत के संविधान में भगवान राम की फोटो रही होती जो ओरिजिनली थी, तो आज के डेट में रामचरितमानस पढ़ाने पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बीच में खड़ी नहीं हो पाती। अगर भगवान राम लक्ष्मण सीता की फोटो रही होती, तो संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा नहीं जा सकता था। भारत के संविधान में भगवान राम लक्ष्मण सीता की फोटो थी, भगवान कृष्ण की फोटो थी, भगवान महावीर की फोटो थी, गौतम बुद्ध की फोटो थी, हनुमान जी की फोटो थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो थी, गुरु गोविंद सिंह की फोटो थी, गुरुकुल की फोटो थी, नालंदा की फोटो थी। इन सारे चित्रों को निकाल दिया गया। चित्रों को निकालना बहुत आसान था, क्योंकि उस समय संविधान बन रहा था, लेकिन अब वापस उन चित्रों को जोड़ना बहुत कठिन है। अब वापस भगवान राम को संविधान में लाने के लिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए। आप लोगों का लक्ष्य था राम मंदिर का निर्माण, और मेरा लक्ष्य है संविधान में भगवान राम को वापस फिर से प्रतिस्थापित किया जाए। मैं उसी की लड़ाई लड़ रहा हूं। फायदा क्या होगा? जैसे भगवान राम संविधान में आ जाएंगे, आप रामचरितमानस पढ़ाइए, कोई विरोध नहीं कर पाएगा। जैसे भगवान कृष्ण संविधान में आ जाएंगे, आप भगवत गीता प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाइए, कोई विरोध नहीं कर पाएगा। जैसे हनुमान जी वापस संविधान में आ जाएंगे, आप सुबह की वंदना में हनुमान चालीसा कराइए, कोई विरोध नहीं कर पाएगा। जैसे गुरु गोविंद सिंह आ जाएंगे, आप गुरुबाणी पढ़ाइए संविधान अपने स्कूलों में, कोई विरोध नहीं कर पाएगा। जैसे भगवान बुद्ध आएंगे, भगवान जैन आएंगे, आप भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ाइए, भगवान जैन की शिक्षा, महावीर की शिक्षाओं को पढ़ाइए, कोई विरोध नहीं कर पाएगा। लेकिन अब वापस उस समय निकालना तो बहुत आसान था, अब वापस जोड़ने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत लोकसभा में भी चाहिए, 2/3 राज्यसभा में चाहिए। राज्यसभा में तो 2/3 क्या, अभी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं हुई है, क्योंकि राज्यसभा में सिंपल मेजॉरिटी 121 की होती है, एनडीए हुआ 117, यानी सिंपल मेजॉरिटी से 4 कम। तो दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका यह है कि लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाए। ज्वाइंट सीटिंग में 2/3 बहुमत का मतलब 521, तो 521 टोटल चाहिए। राज्यसभा में 117 है, 521 माइनस 117 हो गया 404। तो अब की बार लोकसभा में कितना चाहिए? जोर से बोलिए। अब की बार आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नारा ऐसे है, आप लोगों को लगता होगा ये नारा 2024 का है। तो जो लोग ट्विटर यूज करते हो, मेरे ट्वीट पे जाइएगा, मैं पिछली बार कम से कम 100 जिलों में ये नारा दे चुका हूं, अब की बार 400 पार।
2023 में 115 जिलों में गया था, 115 जिलों में 100 जिलों में नारा दे चुका हूं और बाकायदा कारण बता के। दूसरा, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। मुगल आए मदरसा खोल के गए, अंग्रेज आए कॉन्वेंट स्कूल खोल के गए, और वो गुलामी की व्यवस्था आज भी चल रही है। गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने के लिए आर्टिकल 21A को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट को बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा राज्यसभा में। राज्यसभा में तो है नहीं, तो ज्वाइंट सेशन में 521 चाहिए। 117 पहले राज्यसभा में है, तो लोकसभा में कितना चाहिए अब की बार? धर्मांतरण हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। और धर्मांतरण हो कैसे रहा है? आर्टिकल 25 में एक शब्द है प्रोपोगेट। जो लोग संविधान के जानकार हैं उनको पता होगा। आर्टिकल 25 में एक वर्ड है, एक वर्ड, प्रोपोगेट। उस एक वर्ड ने हमारा इतना नुकसान कर दिया, हम 9 राज्यों में माइनॉरिटी हो गए, 200 जिलों से हमारी डेमोग्राफी, हम 200 जिलों में खत्म हो गए, 900 तहसील में खत्म हो गए। एक शब्द है वो, प्रोपोगेट। उस प्रोपोगेट को निकालने के लिए आर्टिकल 25 से आपको फिर से चाहिए लोकसभा, राज्यसभा में 521, राज्यसभा में है 117, तो लोकसभा में चाहिए अब की बार। भारत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी के नाम पे एक पूरा धंधा चल रहा है। आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। आप लोगों के टैक्स के पैसे से। बताता हूं आपको कैसे। उस कानून को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। केंद्र और राज्य सरकारें इस आर्टिकल 30 के कारण देश में माइनॉरिटी कमीशन चलाती है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चलाती है। माइनॉरिटी कमीशन की अपनी भी योजनाएं होती हैं, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की अपनी योजनाएं होती हैं, केंद्र की अपनी योजनाएं होती हैं, राज्य की अपनी योजनाएं होती हैं। अब तमिलनाडु में झुग्गी बस्ती है। झुग्गी नंबर 1 में हिंदू, झुग्गी नंबर 2 में मुस्लिम, झुग्गी नंबर 3 में क्रिश्चियन। झुग्गी में रहने वाले सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी होती है। झुग्गी नंबर 2 वाले को 1000 रुपए महीने वजीफा मिल रहा है, स्कूल में पढ़ता है तो। झुग्गी नंबर 3 में जो पढ़ रहा है क्रिश्चियन, उसको भी 1000 रुपए मिल रहा है। आर्थिक स्थिति एकदम वैसी है, लेकिन झुग्गी नंबर 1 वाले हिंदू को 1000 नहीं मिल रहा है। तो गरीब क्या करता? पिता जब एडमिशन कराता है तो नाम तो रहता है राम कुमार, लेकिन रिलीजन वाले कॉलम में लिखवा देता है क्रिश्चियन। अब रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिखवा देता है तो डर लगता है कि हर महीने 1000 रुपए ले रहा हूं, कल को कोई जांच हो गई, घर में मूर्ति मिली तो क्या होगा? सारी मूर्ति निकाल देगा। 1000 रुपए महीना ले रहा हूं, होली दिवाली मनाया, किसी ने पकड़ लिया, वीडियो बनाया तो क्या करूंगा? होली दिवाली मनाना बंद कर देगा। 1000 रुपए ले रहा हूं, क्रिश्चियन लिखवा दिया है तो दिखना भी चाहिए, तो क्रॉस पहन लेगा। स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन भारत में चल रहा है। आप लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से माइनॉरिटी कमीशन स्कीम चल रही है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की स्कीम चल रही है, और बाकायदा गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है उस 1000, 1500, 2000 रुपए के कारण। 20-25 साल पहले आपने हिंदू बौद्ध का झगड़ा नहीं देखा होगा। आप 25 साल पहले बताइए कभी हिंदू बौद्ध का झगड़ा होता हो? यह हिंदू बौद्ध का झगड़ा शुरू हुआ 1992 वाले माइनॉरिटी कमीशन एक्ट के कारण। अब कानून के कारण हो क्या रहा है कि अगर बौद्ध है तो भी 1000 मिलेगा, लेकिन हिंदू है तो 1000 नहीं मिलेगा। तो स्कूल वाले कॉलम में क्या लिखवा दिया? बौद्ध। अब समस्या फिर वही आ गई, अगर बौद्ध लिखवा दिया तो बौद्ध दिखना भी चाहिए, तो तिलक हटा दिया, जनेऊ हटा दिया, रक्षा हटा दिया, सब हटा दिया। स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। उस 1992 वाले माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट को भी चैलेंज किया हुआ है, लेकिन उसकी जो जड़ है वो आर्टिकल 30 है। तुष्टीकरण का रूट काज है आर्टिकल 30। इस आर्टिकल 30 को खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए लोकसभा में 2/3 चाहिए, राज्यसभा में 2/3 चाहिए। अलग अलग तो हो नहीं पाएगा, तो ज्वाइंट में 2/3 चाहिए। राज्यसभा में 117 है तो लोकसभा में चाहिए अब की बार 100 पार। भारत में राइट टू जस्टिस फंडामेंटल राइट है, और राइट टू, भारत में राइट टू जस्टिस नहीं, यहां राइट टू डेट है। केवल तारीख मिलेगी, न्याय नहीं मिलेगा। आखिर क्या कारण है कि 50 साल पहले एक वीरान रेगिस्तान दुबई 50 साल में दुनिया का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बन गया? 50 साल पहले सिंगापुर में कुछ नहीं था, आज इतना डेवलप कैसे हो गया? 2 काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और राइट टू जस्टिस इंप्लीमेंट किया।
भारत में अगर जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, मुकदमों का फैसला जल्दी जल्दी शुरू हो जाए, मैं कहता हूं भारत के व्यापारी भारत की जीडीपी 2% बढ़ा सकते हैं। 2% बिना किसी बाहर के इन्वेस्टमेंट के बढ़ा सकते हैं। केवल इतना हो जाए कि व्यापारी को खौफ ना हो कि पहली बात तो कोई मुझे आके धमकाएगा, कोई इंस्पेक्टर धमकाएगा, कोई कमिश्नर धमकाएगा, और दूसरा मेरा मुकदमा लंबा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं लगना चाहिए मैंने प्लांट लगाया, एक पीआईएल हो गई तो 30 साल तक मुकदमा चलेगा, बेचारे का उसका अच्छा खासा चला गया। अनिल अग्रवाल के साथ यही हुआ, प्लांट लगाया, वहां एक पीआईएल हो गई, उसके बाद स्टे हो गया, अच्छा खासा करोड़ों रुपए उनका बर्बाद हो गया तमिलनाडु में जो उन्होंने प्लांट लगाया था। भारत में राइट टू जस्टिस हो जाए ना, आज अपराध किया 1 महीने के अंदर सजा, भय बिन होय न प्रीत, ये किसने बोला? जोर से बोलिए। भगवान राम ने। सठे साठ्यम समाचरित किसने बोला? विदुर जी ने। जिन देशों ने विदुर जी को अपनाया, भगवान राम को अपनाया, राइट टू जस्टिस इंप्लीमेंट किया, कठोर कानून बनाया, स्पीडी जस्टिस सिस्टम बनाया, वहां बिजनेस व्यापार फल फूल रहा है, देश समृद्ध हो रहा है। जहां न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, पुलिस व्यवस्था सड़ी हुई है, प्रशासनिक व्यवस्था सड़ी हुई है, उसकी हालत ऐसी हो रखी है। आप लोग जितना कारोबार कर रहे हो, यह भगवान का आशीर्वाद है। न्यायिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी है नहीं यहां पे। इसमें बदलाव की जरूरत है। जिन मुकदमों का फैसला 1 हफ्ते में, भारत में 1 सप्ताह में होता था, 5वीं पास 5 लोग बैठ के जिन मुकदमों का फैसला 5-6 दिन में करते थे, आज की डेट में कैम्ब्रिज हार्वर्ड वाले ऐसे मुकदमों का फैसला 50 साल में करते हैं। न्यायिक व्यवस्था बदल गई। तो अगर हम चाहते हैं कठोर दंड की, और कठोर दंड होना क्यों चाहिए? आप में से वॉक करते होंगे, मॉर्निंग वॉक, तो छड़ी लेके चलते हैं, क्या रोज कुत्ते को मारते रहते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं, तो छड़ी फिर लेके चलते किस लिए? कुत्ते को डराने के लिए। हमने परमाणु बम बनाया, चलाया क्या? तो परमाणु बम किस लिए बनाया? डराने के लिए। जोर से बोलिए, किस लिए? हमने अग्नि बनाई, ब्रह्मोस बनाई, एक से बढ़कर एक मिसाइल बनाई, राफेल खरीद लिया, चलाया क्या? तो किस लिए? डराने के लिए। ऐसे ही कठोर दंड व्यवस्था और स्पीडी जस्टिस सिस्टम रोज किसी को फांसी नहीं देता, रोज किसी को चढ़ाया नहीं जाता सूली पे, वो केवल और केवल डराने के लिए होता है। और वैसे भी राम राज्य का मतलब होता है, मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। इन 4 वाक्यों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है अधर्म का नाश। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती। अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना नहीं हो सकती। अधर्म का नाश किए बिना भारत का कल्याण नहीं हो सकता। और अधर्म का नाश करने के लिए भारत की पुलिस व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था को बदलना ही पड़ेगा। यह गुलामी वाली पुलिस, प्रशासनिक, न्यायिक व्यवस्था से अधर्म का नाश नहीं हो सकता। भय, दंड, जब मन में खौफ रहता है ना, तो भाई भाई भी प्यार से रहते हैं, क्योंकि पता अगर हमने दूसरे का हक मारा, मामला कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में गया, साल भर के अंदर फैसला हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है? मान लीजिए मैंने आपकी फैक्ट्री पे कब्जा कर लिया, तो आपसे मैं 40 साल मुकदमा लड़ूंगा। 40 साल के बाद क्या होगा? आपकी फैक्ट्री आपको मिल जाएगी। तो वो तो पहले ही थी आपकी, तो आपको मिला क्या? कुछ मिला क्या? मैं आपके घर में किराए पे आऊं, 1 साल तक किराया दूं, उसके बाद आपके घर में बैठ जाऊं, अब मैं आपको मुकदमा लड़ाऊं, 15-20 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 10 साल हाई कोर्ट, 10 साल सुप्रीम कोर्ट, 40 साल के बाद कोर्ट बोले कि नहीं, काम करो, घर खाली कर दो। आपको कुछ मिला क्या? कुछ मिला आपको? अरे आपका घर था, आपको मिल गया, हम 40 साल मस्ती में रहे। यह सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था अपराध को बढ़ा रही है। लोग एक दूसरे के जमीन पे इसलिए कब्जा करते हैं, उनको पता है कानून घटिया है, कुछ होगा नहीं, 30-40 साल तो कब्जा करके निकाल ही लेंगे। ये सड़क के किनारे जो अवैध निर्माण होता है, क्यों? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। अमेरिका में सड़क के किनारे अवैध निर्माण क्यों नहीं होता? सिंगापुर में नशा तस्करी क्यों नहीं होती? हमारी यंग जनरेशन ड्रग्स से बर्बाद हो रही है। स्कूल, कॉलेज, एमबीए कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हर जगह नशा फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला, उसको फांसी दे दिया। अब सिंगापुर में कोई गांजा लेके घूमेगा कॉलेज के आसपास क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं, यह होता है कानून का खौफ। भारत में
न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं, पुलिस व्यवस्था को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं, प्रशासनिक व्यवस्था बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं, और 25 से ज्यादा घटिया कानून बनाया कांग्रेस ने, उन सभी कांग्रेसी कानूनों के खिलाफ लड़ रहा हूं। बहुत बढ़िया। वक्फ एक्ट के खिलाफ लड़ रहा हूं, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट के खिलाफ लड़ रहा हूं, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ लड़ रहा हूं। आपसे केवल इतनी आशा करता हूं कि फेसबुक पे 5-5 हजार फ्रेंड बनाइए और जो गलत चीज है उसको लिखना शुरू करिए। याद रखिए, अंधेरा भगाना है तो दीपक वहां जलाना पड़ेगा। अगर आपकी बात, सही बात जन जन तक नहीं पहुंचेगी तो झूठी बात पहुंच जाएगी। झूठी बात ना पहुंचे, इसलिए सही बात का पहुंचना जरूरी है, और जो पहले पहुंचती है वही सही मान लिया जाता है। अगर सही बात देर से पहुंची तो भी झूठी मान ली जाएगी, इसलिए सही बात का पहले पहुंचना जरूरी है। तो केवल इतना करिए, खासतौर पे यूथ, सोशल मीडिया का उपयोग सही बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए करिए। अगर आपके फेसबुक पे 500 फ्रेंड हैं तो आपकी बात 500 लोगों तक पहुंचेगी। आपके फेसबुक पे अगर 5000 लोग हैं तो आपकी बात 5000 लोग तक पहुंचेगी। सही बात का पहुंचाना जरूरी है। आप लोग बहुत बड़ी मात्रा में यहां आज इकट्ठा हुए एकल परिवार के लिए। मेरा यह मानना है कि सरकार का जो लक्ष्य है उसमें एकल अभियान का बहुत बड़ा योगदान है। वास्तव में जो सरकार का सपना है सबल भारत, उसमें एकल अभियान बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। जो सरकार का सपना है एक संपन्न भारत, उसमें एकल अभियान की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार का जो सपना है स्वस्थ भारत का, उसमें एकल अभियान बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। सरकार का जो सपना है साक्षर भारत का, उसमें एकल अभियान बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। एकल अभियान समृद्ध भारत भी बना रहा है, एकल अभियान सशक्त भारत भी बना रहा है, एकल अभियान सुरक्षित भारत भी बना रहा है। अगर आपने उन युवाओं को साक्षर करके मुख्य धारा में नहीं जोड़ा होता तो हो सकता है देश के खिलाफ वो काम कर रहे होते, हो सकता है उसी में कोई ड्रग स्मगलर बन जाता, हो सकता है उसी में कोई नक्सली बन जाता, हो सकता है कोई माओवादी बन जाता। तो आपने उनको वहां से रोका है और मुख्य धारा में लाए हैं, और उनको मुख्य धारा में नहीं लाए बल्कि आपने उनको राष्ट्र की एक शक्ति बना दिया है। तो यह शक्ति बनाना बहुत बड़ा काम था। एकल अभियान वास्तव में स्वावलंबी भारत का जो सपना है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो जाति, भाषा, क्षेत्र का जो अलग अलग जहर बोते हैं, एकल अभियान उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। क्योंकि जहां सरकार नहीं है वहां एकल विद्यालय है, जहां सरकारी स्कूल नहीं है वहां एकल विद्यालय है। तो स्वाभाविक सी बात है, आप लोग ये मत सोचना कि आपके पिताजी, आपके बड़े भाई ऐसे ही कार्यक्रम में आए हैं ना। एक बार अपने अपने पिताजी के लिए, अपने पति के लिए जो लोग आप लोग बैठे हैं, जोरदार ताली बजाइए। राष्ट्र निर्माण में इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे मत सोच लेना कि छोटा मोटा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और मैं तो एकल के साथ जुड़ गया हूं। एकल अभियान मुझे जहां जहां आगे जो निर्देश देता रहेगा मैं करता रहूंगा। मेरा यह मानना है कि एकल अभियान एक मुहिम शुरू कर दे जो बहुत आवश्यक है कि भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए। समान शिक्षा लागू करना बहुत जरूरी है। समान शिक्षा का मतलब हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई, 10वीं तक किताब सबकी एक होगी। बहुत बढ़िया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज अगर आप यहां पे आम का पेड़ लगाओगे, आज तो फल नहीं मिलेगा लेकिन 10 साल के बाद फल मिलेगा। आज यहां बबूल का पेड़ लगाओगे, आज तो कांटा नहीं मिलेगा लेकिन 10 साल के बाद कांटा मिलेगा। तो भारत के स्कूलों में सर्वधर्म समभाव पढ़ाया जाए, भारत के सभी स्कूलों में नारी तू नारायणी पढ़ाया जाए, भारत के सभी स्कूलों में यत् नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता पढ़ाया जाए, भारत के सभी स्कूलों में सर्वमंगल मांगल्य पढ़ाया जाए, भारत के सभी स्कूलों में वसुधैव कुटुंबकम पढ़ाया जाए। ये तभी हो पाएगा जब भारत में वन नेशन वन सिलेबस होगा, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होगा, वन नेशन वन करिकुलम होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो जाएगा। अरे नवोदय स्कूल का सिलेबस पूरे देश में एक है, केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पूरे देश में एक है। और अगर दिल्ली में एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश में रेलवे घूम सकती है, तो दिल्ली में एक भारतीय शिक्षा बोर्ड बना के जोनल, हर एक राज्य में उसका जोनल ऑफिस खोल के पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते क्या? अगर वन नेशन वन टैक्स हो सकता है तो वन नेशन वन सिलेबस नहीं हो सकता है क्या?
मैथ का सिलेबस काहे लिए अलग अलग करना है? फिजिक्स की सीबीएसई अलग पढ़ाए, आईसीएसई अलग पढ़ाए, यूपी बोर्ड अलग पढ़ाए, बिहार बोर्ड पढ़ाए। मैथ का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, केमिस्ट्री का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, जूलॉजी का एक हो सकता है, बॉटनी का एक हो सकता है। वैसे भी 12वीं के बाद जब बच्चा कोचिंग करता है तो कोचिंग का सिलेबस अलग अलग होता है क्या? जोर से बोलिए जरा, कोचिंग का सिलेबस अलग अलग होता है क्या? नहीं। आप किसी बोर्ड से पढ़ के आओ, जब कोचिंग करोगे तो आपका सिलेबस एक हो जाएगा। जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक है 12वीं के बाद, जेई का पेपर एक है, नीट का पेपर एक है, एनडीए का पेपर एक है, क्लैट का पेपर एक है, तो 10वीं 12वीं फिर अलग अलग क्यों पढ़ा रहे? संविधान तो कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। संविधान जब समान अवसर की बात करता हो तो तभी होगा ना जब समान शिक्षा होगी। और संविधान कहता है देश की एकता अखंडता मजबूत होनी चाहिए। एकता अखंडता तो तभी मजबूत होगी सबके बच्चों की किताब एक होगी। अगर किसी स्कूल में नफरत सिखाई जा रही हो, किसी स्कूल में सिखाया जा रहा हो कि न राम पूजा के लायक, न कृष्ण पूजा के लायक, न महावीर पूजा के लायक, न गौतम बुद्ध पूजा के लायक, न भगवान शंकर पूजा के लायक, न भगवान विष्णु पूजा के लायक, तो आपस में भाईचारा बन सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। तो क्या उन स्कूलों को भारत में चलाने की अनुमति मिलनी चाहिए? नहीं। जो स्कूल भारत को नहीं मानते, भारत की संस्कृति को नहीं मानते, भारत की परंपरा को नहीं मानते, भारत के रीति रिवाज को नहीं मानते, उन स्कूलों में ताला बंद करना जरूरी है। और ताला बंद करने के लिए आर्टिकल 21A को बदलना पड़ेगा। 29 बदलने के लिए 2/3 लोकसभा, 2/3 राज्यसभा। तो अब की बार मेरे साथ जोर से बोलिए, गुलामी का नाम मिटाने के लिए, बोलिए अब की बार 400 पार। गुलामी का नाम मिटाने के लिए, गुलामी का निशान मिटाने के लिए, गुलामी की कुरीतियां बदलने के लिए, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करने के लिए, समान शिक्षा लागू करने के लिए, समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए, घुसपैठ नियंत्रण कानून के लिए, धर्मांतर नियंत्रण कानून के लिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, तो आप सबसे आग्रह है अब की बार 400 पार करिए, लेकिन किसी के पार्टी बनाने के लिए नहीं, बल्कि संविधान में संशोधन करवाने के लिए। संविधान में न किसी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, न किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, बल्कि संविधान में। एक बात याद रखिएगा, ये मैं बार बार कहता हूं, कड़वी बात कह रहा हूं, आज के नेता, आज के अभिनेता, आज के लेखक, आज के बुद्धिजीवी, आज के पत्रकार, आज के कलमकार, आज के महामंडलेश्वर, आज के शंकराचार्य 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। लेकिन जिन कानूनों की बात मैं कर रहा हूं, अगर ये कानून बना दिए गए तो 25 साल तो छोड़िए, अगले 500 साल तक आपकी आने वाली पीढ़ियों को कोई खतरा नहीं आएगा, डेमोग्राफी नहीं बदलेगी और सनातन का प्रचार प्रसार होता रहेगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं अब की बार। और अंत में एक रिक्वेस्ट के साथ बात क्लोज कर रहा हूं, खासतौर पर जो 60 के ऊपर वाले युवा हैं। 60 के ऊपर वाले युवा कितने हैं? 60 के ऊपर वाले युवा सोशल मीडिया का उपयोग आधे घंटे के लिए, मात्र 30 मिनट के लिए राष्ट्रहित में करें। 400 पार क्यों होना चाहिए, यह अगले 20 से 25 दिन के अंदर हमें पूरे भारत में फैलाना है। जिन्होंने 404 का नारा दिया, 400 पार का नारा दिया, हो सकता है उनको कुछ संकोच हो कहने में, उनकी कोई लिमिटेशन होगी, वो खुल के नहीं कह पा रहे होंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं 400 पार क्यों चाहिए, तो मैं तो खुल के बोल रहा हूं। मैं भाई किसी पार्टी का प्रवक्ता तो हूं नहीं, सरकार का प्रवक्ता है नहीं, मैं तो वकालत करता हूं, वैगनार से चलता हूं, अपनी सीएनजी लगी हुई। हमें कुछ चाहिए भी नहीं, हमें तो भारत चाहिए, भारत की संस्कृति चाहिए। बहुत बढ़िया। इसलिए सच्ची सच्ची बात करता हूं, कड़वी लगे जिसको कड़वी लगे उससे नमस्ते, अच्छी लगे तो स्वागत है। तो आप लोगों से आग्रह है, आज से ही फेसबुक पे थोड़ा लिखना शुरू करिए। आपको अगर समझ में ना आ रहा हो क्या लिखना है तो हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ जाइए। अगर आपको नहीं आइडिया लग रहा है क्या लिखना है, हमारे साथ ट्विटर पे जुड़ जाइए, हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़ जाइए। थोड़े थोड़े कंटेंट हम लिख के आपको दे देंगे। और अपने पेज पे लिखते समय मेरा नाम मत डालिएगा,
क्योंकि हमारा जो कुछ हमारे पेज पे है वो हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है, हमारा नहीं है, वो आप सबका है। तो मैटर हमारे पेज से उठाइए, कॉपी पेस्ट मार के अपने पेज पे फैला दीजिए, अपने ग्रुप में फैला दीजिए, अपने नाम से चलाइए। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि इधर की बात उधर जा रही है ना, अपने उस पर चलाइए। लेकिन ये बहुत जरूरी है, बहुत ऐतिहासिक मौका आया है। भगवान ने काफी कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन अब ये अगला 5 साल बहुत ही हमारे लिए निर्णायक है, बहुत ही निर्णायक है। इस निर्णायक घड़ी में हम सबको खड़े हो जाना चाहिए और अब की बार 400 पार मुद्दों के साथ। क्यों 400 पार? अगर आपको लगता है कि नहीं हमको जनसंख्या नियंत्रण कानून चाहिए, लिखिए। आपको लगता है हमको धर्मांतरण नियंत्रण कानून चाहिए, लिखिए। आपको लगता है नहीं घुसपैठ खिलाफ कठोर कानून चाहिए, लिखिए। आपको जो अच्छा लगता हो, लेकिन लिखिए। साइलेंट होके वोट मत करिए, अपने विचार को सोशल मीडिया में लिख के उसके बाद वोट करिए। अब की बार 80% वोट हो जाए तो अब की बार 400 पार हो जाएगा, और 400 पार हो जाएगा अगले 5 साल में। ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। काशी का भी कायाकल्प होगा, भोजशाला का भी कायाकल्प होगा, मथुरा का भी कायाकल्प होगा, भद्रकाली का भी कायाकल्प होगा। ऐसे कई काम होंगे जो हमने सोचा नहीं होगा। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की